रक्त धातु। रक्त धातु, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तीव्र रुझा है, सीवियर पेन है, तो आप रक्त की चिकित्सा कर सकते हो। इससे यहाँ पर एक समझ में आता है आपको, रुझा अगर तीव्र है। रुझा की भी बहुत सारे रेटिंग्स होते हैं। एलोपैथी के हिसाब से अपन माइल्ड मॉडरेट देखते हैं पेन के। माइल्ड पेन होता है, मॉडरेट पेन होता है, और एक होता है सीवियर पेन होता है। तो यहाँ पर आयुर्वेद के हिसाब से भाई रक्तगत अगर प्रकोपित वायु है तो तीव्र रुझा होगी। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ब्लड सप्लाई आपके मसल्स को कम हो रहा है, तो वो मसल्स कर रहे हैं, मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो पेन तो होगा ही होगा। एक ऐसा भी पेन हो सकता है, तो उसके अंदर अपन पीड़न करते हैं, जैसे वात की जो चिकित्सा है। एक सेकंड रुको। आओ जैसे लगा लो। बस 5 मिनट हो गई शुरू क्या? हाँ, क्या बोल रही थी? रक्तगत प्रकोपित वायु, यानी कि तीव्र रुझा है तो समझ लेने का कि भाई रक्तगत प्रकोपित वायु है। अपन ने एक मसल्स का एग्जांपल देखा कि मसल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई अगर कम है, जैसे आर्ट्रियल ऑक्लूजन डिसीज में होता है, जब आर्ट्रिया का एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ऑक्लूजन हो जाता है तो मसल्स की क्रेमिंग होती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से होता नहीं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है, तो मसल्स में पेन ज़्यादा होता है। उसको अपन इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ऐसे टर्म से बोलते हैं। तो इसे अगर तीव्र रुझा है तो समझ लो भाई रक्तगत प्रकोपित वायु है, और रक्त की ही चिकित्सा करनी चाहिए। जो रक्तमोक्षण है, विरेचन है, शीत प्रदेह है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा भी पता चला है कि पेन कहाँ पर भी हो, अगर तुम अनुलोमन चिकित्सा देते हो तो पेन में अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। ऐसे एक्सपीरियंस होता है सबको। अब अनुलोमन करने से यानी कि विरेचन करने से मे भी भाई पित्त का अनुलोमन होता होगा और जो स्त्रोतावरोध है वो निकल जाता होगा, इसलिए भाई पेन में रिलीफ होता है। आप भी एक एक्सपीरियंस करके देखना। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ो। ससंतापा वैवर्ण्य कृशता अरुचि। हाँ, क्या बोल रहे हो? ससंताप इम्पोर्टेंट है। संताप, संताप यानी कि तुम इम्प्लामेशन से भी ले सकते हो। जो इम्प्लामेंट्री साइंस जो होते हैं, रेडनेस होना, उधर टेम्परेचर एलिवेशन होना, वो भी तुम समझ सकते हो कि भाई रक्त रक्त के अंदर वात का प्रकोपित है, रक्त के अंदर पित्त प्रकोपित है, या रक्त के अंदर कफ प्रकोपित है। ऐसा आप सोच सकते हो। उसके हिसाब से अलग अलग सिम्टम आएंगे। आगे बोल रहे हैं वैवर्णता। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई स्किन को जो ब्लड का सप्लाई होता है, अगर वायु के अंदर रुक्षता आ गई, रक्त के अंदर अगर रुक्षता आ गई तो स्किन के ऊपर उसका यह आ जाएगी, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा। यानी कि सिम्टम दिखेंगे, जो नॉर्मल स्किन का कलर है वो हो जाएगी, यानी कि डिस्कलरेशन हो जाएगा, वैवर्णता आ जाएगी। इसलिए कुष्ठ के अंदर एक रक्त दुष्य भी माना हुआ है। यानी कि जहाँ पर भी ये दिखे डिस्कलरेशन दिखे, यानी अरण्य का अगर वैवर्णता हो गई तो समझ लेना कि भाई रक्तगत प्रकोपित वायु है। यानी कि कहाँ तौर तो भी रक्त इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्कलरेशन में हो या कोई भी हुआ अर्ण से कोई हटके वर्ण हो जाए, वैवर्णता हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। कृशता, शरीर की क्षीणता। अगर तुम्हारा रक्त धातु अगर तुम्हारे शरीर का पोषण नहीं कर रहा, रक्त धातु का इंपॉर्टेंट कर्म क्या है कुमरे? जीवन। हाँ, जीवन कार्य। अगर रक्त के अंदर रुक्षता बढ़ गई तो जीवन कार्य होगा नहीं। हर एक सेल्स का जीवन कार्य नहीं होगा। अगर सेल्स का ही कार्य नहीं होगा तो पूरे धातु की ही क्षीणता हो जाएगी। इसलिए कृशता उन्होंने बोली होगी। और अगर देखो रक्त का मल क्या है? पित्त। पित्त है। अगर पित्त क्या बोल रहे? अग्नि, यानी कि पित्त और अग्नि का आश्रय है। अगर पित्त प्राकृत नहीं है तो अग्नि भी प्राकृत नहीं होगी। उसकी वजह से उन्होंने बोला अगर रक्त प्राकृत नहीं है तो अरुचि आएगी। ऐसा आप समझ सकते हो अरुचि के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं या समझ ले भी चाहे। गात्रे अरुंशिका यानी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाना, छोटे छोटे जो ब्लिस्टर्स हो गए, पस्ट्यूल्स हो गए, मैक्यूल्स हो गए, पेप्यूल्स हो गए, सब के सब रक्त की वजह से ही हो रही। गात्रे अरुंशिका, छोटी छोटी फुंसियाँ होना, ये रक्तगत प्रकोपित वायु के लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है। भुक्तस्य स्तंभ, भुक्तस्य स्तंभ यानी खाना खाने के बाद
ये बिना बच्चे ही अपना पेट फूल जाता है, स्तंभ हो जाता है, यानी कि ना तुम्हारा ये नीचे जाएगा तो तुम्हारा खाना, ना ऊपर, यानी वोमिटिंग भी नहीं होगी, ना अतिसार भी लगेगी, वैसा ही पड़े रहेगा। भुक्त स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये लक्षण क्यों आ रहा है, भुक्त स्तंभ। कुछ है क्या अवन बॉस इसमें मॉडर्न का ओरिलेशन कर सकते हो भुक्त स्तंभ का? मे बी एरलेटिक इलियस ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रहा होगा डाइजेस्टिव में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके वजह से भुक्त स्तंभ ये एक लक्षण आता होगा। अश्रु को कहते हैं अनिले, यानी कि रक्त के अंदर, हाँ रक्त के अंदर अगर ये प्रकोपित वात है तो ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे। इम्पोर्टेंट बोल दिया कि रुजा तीव्र, ऐसा अगर पेनफुल कंडीशन है, यानी कि आप प्रैक्टिकल में भी देखते हो, अगर पेनफुल कंडीशन है, जॉइंट पेन हो या कोई भी हो, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, अगर तुमने रक्तमोक्षण कर दिया तो पेशेंट इंस्टेंटली बोलता है कि मेरा पेन कम होगा, यानी कि वेरिकोज में भी ऐसे होता है। हाँ, इसलिए बोल दे भाई रक्तमोक्षण से पेन रिलीफ होता है, तो ऐसा ही होता होगा। रुजा तीव्र, रक्तगत वात होगा, रक्त के अंदर का अगर आपने थोड़ा सा वात या पित्त निकाल दिया, पेन कम होता होगा। उसकी चिकित्सा भी पढ़ लो, रक्तगत प्रकोपित वायु की चिकित्सा क्या है? शीता प्रदेहा रक्तस्ते विरेको रक्तमोक्षणम। बस क्या बोला है उसने, शीत प्रदेह करो, विरेचन करो, रक्तमोक्षण करो, बस खत्म बात। आगे चलो, मांसगत प्रकोपित वायु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मांसगत प्रकोपित वायु, तुम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के तुम बादशाह बनना चाहते हो, मांस और मेदगत वायु के लक्षण टिपिकली देखते हैं। देखो कितना स्पेसिफिकली बताया, अपने को डायग्नोसिस आना चाहिए बोलना, पढ़ो उसको। गुरु अंग तुद्यते अत्यर्थ दंड मुष्टिहतम तथा सरुक श्रमितम अत्यर्थ मास मेदो गते अनिले। क्या अर्थ है, पढ़ो, तुम ही पढ़ो। वायु के मांस मेद में प्रकोपित होने से शरीर के अंगों में भारीपन, अत्यधिक सुई चुभोने जैसी पीड़ा, डंडे या मुक्का से मारने जैसी पीड़ा और श्रम करने में शरीर में पीड़ा होना, यह सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, अब तुम्हारे मांस और मेद में वायु का प्रकोप हो गया। इमेजिन करो, मैं अवरोधात्मक संप्राप्ति नहीं बोल रहा है, यानी कि वायु की विरामावस्था इमेजिन करो कि भाई मांस और मेद के अंदर रुक्षादि गुण बढ़ गए, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चराने रे ऐसे लग गए, तुम्हारे मसल्स में ताकत ही नहीं है, तुम्हारा शरीर तुमको भारी भारी लगेगा। इसलिए उन्होंने बोला गुरु अंग। पेशेंट क्या बोल रहा है, मुझे मेरा हाथ उठाने में बहुत ताकत लगती है, ऐसा गुरु भारी हो गया क्या हाथ, ऐसा लगता है, ताकत ही नहीं मसल्स में, ताकत ही नहीं हाथ में, कैसे उठाएगा ये, ऐसा तुम अलग से अर्थ ले सकते हो गुरु अंग। आगे बोल रहे तुद्यते अत्यर्थम, यानी कि अत्यर्थ पीड़ा होती है कैसे, दंड मुष्टियत, कोई तो भी मुझको मुष्टि मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है मुझे, स्पेसिकली है भाई, पेशेंट को पूछा करो दंड मुष्टिहत वेदना हो रही है क्या, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं पीजी में, और ये तुमको पेशेंट भी क्लियरली बोलेगा दंड मुष्टियत, यानी कि भाई मुक्का मारने जैसे अगर वेदना हो रही है, तीव्र सिवियर पेन है, तो वो भाई रक्तगत प्रकोपित हो। उधर रक्त की चिकित्सा देखो, चिकित्सा बदल रही है तुम्हारे पेन के हिसाब से चिकित्सा बदल रही है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहा? अगर तीव्र रुजा है तुम्हें, शीत प्रदेह विरेचन रक्तमोक्षण करना, दंड मुष्टिहत अगर वेदना है तो क्या करोगे कुमरे, क्या है चिकित्सा उसकी, मांसगत मेदगत की, चलो उसके बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लो। देखो सिम्टम के अकॉर्डिंगली धातु बदल रहे हैं, धातु के अकॉर्डिंगली तुम्हें चिकित्सा भी बदलनी चाहिए। तुम बोलोगे भाई पेन है, अगर तीव्र रुजा तो रक्तगत हो गया, हाँ, अगर दंड मुष्टि है तो फिर तो मांस मेद हो गया, चिकित्सा बदल गई ना, मांस मेद की चिकित्सा बदल गई, रक्त की चिकित्सा बदल गई। देखो कैसा बोल रहा है वो, आगे चिकित्सा बदल गई। आगे क्या बोल रहा है, सरुक श्रमित अत्यर्थम, क्या बोल रहा है वो, श्रम करने से शरीर में और ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाती है। अब तुम्हारे मसल्स पहले ही कमजोर है, तुम ज़्यादा काम करोगे तो पेन बढ़ेगा या कम होगा कुमरे, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। यही होता है मांस और मेदगत वात का लक्षण। श्रमित, पेशेंट को पूछा करो ज़्यादा काम करने से पेन बढ़ता है क्या, वो होगा भाई मांस और मेदगत प्रकोपित वायु का लक्षण।
चिकित्सा भी पढ़ लो इसकी, क्या बोल रहा है? विरेको मासमेदस्ते निरुहा शमनानि च। बस सबसे इम्पोर्टेंट भाई, मांस मेद की चिकित्सा क्या है कुमरे फिर? विरेचन, निरूह और शमन उपचार। हाँ, विनिश नाम से, विनिश को मांस और मेद में वायु का प्रकोप हुआ ऐसा तुम ध्यान में रख सकते हो। पीजी के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से मैं टाइम पे नहीं समझ में आया, क्या करूँ भाई साहब? क्या बोला इसने विरेचन के बाद में, क्या बोला? निरूह बस्ती। निरोह और शमन चिकित्सा करनी। निरूह बता इसने, विरेचन के साथ साथ क्या बोला उसने? उसने बोला भाई ब्लड सप्लाई तो अच्छा रखो ही रखो, बाद में भाई मांस मेद को तुम्हें रेगुलेट करने के लिए निरूह भी देनी है और शमन चिकित्सा भी करनी है, विनिश नाम से। यानी कि अगर देखो पेन के अलग अलग टाइप के हिसाब से तुम्हें चिकित्सा भी बदलती आनी चाहिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। आगे पढ़ो। हाँ, मांसक्षय के लक्षण कोई बता सकता है क्या? श्लोक याद किए कुमरे? मास अग्नि गंड। हाँ, अक्षग्लानि गंड स्पीकर, क्या बोल रहे हो? शुष्कता, संधि वेदना, ऐसा कुछ। हाँ, संधि वेदना इंपॉर्टेंट, मेरा कहने का तात्पर्य था मांसक्षय में एक लक्षण बताया है संधि वेदना। तो कैसी वेदना होगी वो? दंड मुष्टि, दंड मुष्टि। समझ गए? अभी तो बताया मास में मांस मेदोगत प्रकोपित वाला, ऐसा डायग्नोसिस के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से। श्रमिति अत्यर्थम सरुकम, पेशेंट बोल रहा है ज़्यादा काम करने से मेरा दर्द और बढ़ जाता, मांस मेद की चिकित्सा खत्म बात। अब देखो भाई साहब, सबसे खतरनाक आया तुम्हारे मज्जा और अस्थि। पढ़ो कुमरे। वेदो वेदो अस्ति पर्वणां संधिशूलं मासबलक्षय अस्वप्नं संतता रुकच मज्जा अस्ति कुपिते अनिले। क्या अर्थ भी पढ़ लो। अस्थिगत एवं मज्जागत कुपित वायु से अस्थिभेद, पर्वभेद, संधिशूल, मांस की क्षीणता, बल की क्षीणता, निद्रा न आना तथा शरीर में निरंतर पीड़ा होना, यह सभी लक्षण अस्थि और मज्जा के प्रकुपित वायु के लक्षण होते हैं। क्लियरली बोला उसने, भेदो अस्ति परवाना संधि शूलम च। यहाँ पर पेन कैसा हो रहा है कुमरे? भेद मतलब फाड़ने जैसा पेन हो रहा है। कोई तो भी हमारा मसल्स लेके पूरा फाड़ रहा है, इतना सीवियर पेन। ये पेन के क्राइटेरिया है। भेद बोले तो क्या, सूचिवत वेदना बोले तो, दंड मुष्टिहत वेदना, तीव्र रुजा क्या है? क्या तीव्र शूल भी हो सकता था, रुजा ही क्यों बोली इसने? क्या बोल रहा? भेदो अस्थि परवाना, यानी कि अस्थि और पर्वों में, तो संधि में भेद जैसा शूल होगा भाई, संधि शूल। इंपॉर्टेंट है, संधि शूल मांस और अस्थिगत प्रकोपित वायु का लक्षण। ये संधि शूल के भी पूछते, डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में होना चाहिए। इसलिए पीजी करने का ये और भी ये होता है, जिससे तुम्हें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना। संधि शूल कहाँ कहाँ दिया है? मांस और अस्थिगत प्रकोपित वायु संधि शूल है, सॉरी मज्जा और अस्थिगत प्रकोपित वायु का लक्षण संधि शूल बताया। आगे बोल रहा है मांस बलशय, मांस और बलशय इंपॉर्टेंट है। मांस का क्षय और बल की क्षीणता। कभी कभी ये होता है, क्या क्या बोलेगा पर इसको, मसल्स की वेस्टिंग, मसल्स वेस्टिंग। तुम्हें दिखाई देता है मसल्स की वेस्टिंग हो रही है, तुम समझ रहे हो मांस है मांस है, तो पैथोलॉजी तुम्हारी नर्व या बोन में हो सकती, इसलिए अस्थि और मज्जा का चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, मांस और बलशय में अगर मसल्स वेस्टिंग हो रही है, तुम्हारे मन में दिमाग में क्या आएगा? मांसशय है, और मांसशय नहीं है बेटा, मांस मज्जा और अस्थि में तुम्हारा बात है, वहाँ पे मज्जा और अस्थि की चिकित्सा करनी है। अगर तुम इमेजिन कर रहे हो मसल्स वेस्टिंग है और तुमने दिया विरेचन, निरोह और शमन चिकित्सा में कुछ भी दे दिया, और तुम्हारा डायग्नोसिस अगर निदान रहेगा मज्जा अस्थिगत, चिकित्सा चेंज हो जाएगी, तुम्हारी चिकित्सा ही गलत हो जाएगी। पहले डायग्नोसिस करना चाहिए, इसके बाद भाई चिकित्सा करना चाहिए। मांस बल से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। मांस और तुम्हारे पूरे बॉडी का बल से, पेशेंट को पूछो भाई तुम्हें वीकनेस आ रही है क्या, बोलेगा हाँ। शरीर अस्थि का कर्म है धारण कर्म, मज्जा का कर्म है पूरन कर्म। मज्जा पूरन ही नहीं करेगा, अस्थि धारण नहीं करेगी, काय का बल मिलेगा तुम्हें? तो
तुम्हारा मास बोले से इम्पोर्टेंट है। अस्वप्न, आधे पेशेंट बोलते हैं रात में नींद ही नहीं आती। 90% को नहीं आता। इनसोम्निया, इंसोम्निया। क्या करोगे उसको? मज्जा और अस्थि की चिकित्सा। अस्वप्न, और सबसे बड़ा कैंसर का सबसे मेन सिम्टम क्या होता है? कंटिन्यूस पेन होता है कि नहीं होता? सतत रुक, सततांत रुक, दिन रात भाई कंटिन्यूस भाई पेन ही पेन होता है उसको भाई को। सतताम रुको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि कैंसर में भाई तुम्हें मज्जा और अस्थि की चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे हमारे गुरुजी बताते थे। सतताम च रुक, ये भी क्वेश्चन पूछ लो। सतत रुक एक किस धातु का लक्षण है? हाँ, अभी इसकी चिकित्सा पढ़ो कुमार। बरोबर. बाह्य आभ्यंतर स्नेहेर अस्थि मज्जक जयेत. हाँ, अब देखो इसको एक्सप्लेन करने का तो ये नहीं ना, भेदो अस्थि पर्वनाम संधि शूलम चा। अगर देखो संधि में इमेजिन करो, जो दो जॉइंट को जोड़ने वाला या दो हड्डियों को जोड़ने वाला या दो मसल्स को ज्वाइन करने वाला भी भाई संधि हो गई। दो आर्टरी को जोड़ने वाली भी संधि होगी। संधिगत बात को तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते। संधि यानी कि भाई जोड़ना कुछ तो। अगर तुम्हारे अस्थि में मज्जागत और अस्थिगत प्रकुपित वायु है, मज्जा ने पूर्ण ही नहीं किया अस्थि का, भेद जैसी वेदना हुई ही नहीं। मज्जा कार्य ही नहीं हो रहा अस्थि के अंदर, न पर्व के अंदर हो रहा है, संधि के अंदर भी पूर्ण कार्य नहीं हो रहा, अस्थि का धारण कार्य नहीं हो रहा है, तो संधि में शूल तो होगा ही होगा। और मास और बल का तो मैंने बताई थी। अस्वप्न में भी ये सततम रूप के वजह से होता, कंटिन्यू पेन हो रहा है वैसा, बात का इतना प्रकोप है कि पेशेंट को सोने ही नहीं दे रहा, ठीक है, हो सकता है। और फिर उसकी चिकित्सा क्या करो कुमरे? बाह्य आभ्यंतर स्नेहे, बाह्य अभ्यंतर स्नेह। अस्थि मज्जागत। हाँ, देखो चिकित्सा बदल गई कुमरे। क्या देना है इधर? बाहर से और अंदर से क्या पान देना है, अंदर से स्नेह पान और अभ्यंतर। हाँ, बाहर और अंदर से क्या देना है? स्नेहपान देना। और हाँ, बोलो बोलो। उसमें अगर संधानीय महाकषाय के साथ अगर चिकित्सा करके स्नेहपान देंगे तो और अच्छा इफेक्टिव हो सकता है बस ना? खतरनाक काम है तो बोल रहे संधानीय महाकषाय क्यों? घृत तेल वसा मज्जा महास्नेह दे दो। पढ़ो, निकालो सूत्र स्थान। अभी तुमने छेड़ ही दी तो बात। हाँ। मज्जा पान के लक्षण में देखो, मज्जा पान योग्य में बोलता है वो, मज्जा पान के निकालो। मज्जा पान के पढ़ो।